हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डिटरमिनेंट क्या होते हैं। आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज पे। मैंने आपको ये भी बोला था पिछले दिन कि जब तक आप डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज को समझ ना लें तब तक आप क्वेश्चन ना ही करें डिटरमिनेंट का, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। वो इसलिए बोला था क्योंकि डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज का जब आप यूज करेंगे, भले ही उसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, या तो आपको सीधा जैसे मैंने 3x3 बताया कुछ लोग वैसे चले जाएंगे, लेकिन जब कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाएंगे ना तब फिर आपको उसमें दिक्कत होगा, कठिनाई होगी, लेंदी बनेगा। सॉल्व होगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन वो क्या होगा कि लेंदी हो जाएगा, और जब लेंदी हो जाएगा तब आपको फिर सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगा। एक स्टेप गलत हो गया तो डिटरमिनेंट जैसा आसान चैप्टर का क्वेश्चन भी आपके मार्क्स लेके चला जाएगा, आपको मार्क्स देगा नहीं। ठीक है, तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है, इसी चीज से हमको बचाना है। तो इसी के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, और जिसमें टोटल 8 से 9 प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, और ये क्वेश्चंस हमको बताएंगे कि कैसे इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग डिटरमिनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के। देखिए स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट का पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट चेंज्ड व्हेन रोज आर चेंज्ड इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि आप डिटरमिनेंट लें, जैसे मैंने यहाँ पे इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मैंने एक ये डिटरमिनेंट लिया a1 b1 c1, ये इसका पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। ठीक है, ये एक्चुअल डिटरमिनेंट तो नहीं है, मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, डिटरमिनेंट लाने के फॉर्म में। ठीक, इसको सॉल्व करके जो है वैल्यू निकलेगा, वो होगा इसका डिटरमिनेंट। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, यदि आप इसको सॉल्व करें तो हमको क्या आएगा वैल्यू, b2c3 माइनस b3c2 माइनस b1 के साथ क्या आ जाएगा a2c3 और माइनस और प्लस में क्या आ जाएगा c1, और c1 के साथ क्या आएगा a2b3 माइनस a3b2। ठीक, अब यदि आप देखें तो ये इसका डिटरमिनेंट आ गया। ठीक है, अब हमको ये जो प्रॉपर्टी है क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी कह रहा है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट चेंज्ड व्हेन रोज आर चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम। मतलब कि मान लीजिए कि ये पहला रो है, आपने इसको पहले कॉलम में चेंज कर दिया, ये दूसरा रो था, आपने इसको दूसरे कॉलम में चेंज कर दिया, ये तीसरा रो था, आपने इसको क्या किया, तीसरे कॉलम में चेंज कर दिया। तो जो डिटरमिनेंट का वैल्यू यहाँ पे आया था वही सेम डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको यहाँ पर भी आएगा। बात समझ आया कि नहीं है, चाहे आप रो वाइज ट्रांसफॉर्मेशन लगा ले, चाहे आप कॉलम वाइज ट्रांसफॉर्मेशन लगा ले। देखिए यदि थोड़ा सा आप इस चीज को लॉजिकली सोचे, ठीक है, क्या सोचे, लॉजिकली सोचे, तो मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट का वैल्यू यदि आप रो वाइज निकाले या फिर कॉलम वाइज निकाले, किसी भी तरीके से निकाले, आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू में चेंज नहीं आता है। क्या आपको याद है? बिल्कुल। यदि आपको वो चीज याद है तो मैं अब आपको बता देता हूं कि जब हम लोग रो वाइज वैल्यू निकालेंगे तो ये कुछ ऐसे जाएगा, और जब यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कि रो वाइज वैल्यू निकालते हैं तो ये ऐसे a1 a2 a3 इस प्रकार से। क्या यदि इसमें कॉलम वाइज निकालते हैं तो ये ऐसा, और इसमें कॉलम वाइज निकालते हैं तो a1 b1 c1, यानी कि जो वैल्यू इसमें रो वाइज निकल रहा था इसके लिए वो क्या हो गया, कॉलम वाइज हो गया, और जो वैल्यू इसमें कॉलम वाइज था इसके लिए वो क्या हो गया, रो वाइज हो गया। तो यानी कि रो और कॉलम में जब हमने चेंज किया, कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में जब हमने चेंज किया तो हमें कोई भी वैल्यू का अंतर देखने को नहीं मिला। यदि आपको फिर भी विश्वास नहीं है, आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। मैंने इसको रो वाइज दिया था, चलिए इसको भी रो वाइज करते हैं। इसको यदि आप रो वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, चलिए इसका मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। तो क्या होगा, ये a1 b2c3 माइनस b3c2 माइनस a2 b1c3 माइनस c1b3 और प्लस a3, और a3 के साथ क्या है, b1c2 माइनस c1b2। करेक्ट, करेक्ट। अब यदि आप देखें तो a1 वाला वैल्यू तो सेम है। चलिए
अब यदि हम B1 को खोजे तो B1A2C3 मिल गया, B1A3C2 मिल गया, यहाँ पे प्लस में, ये भी प्लस में सेम। फिर आगे यदि आप देखें तो C1A2B3 प्लस में मिल गया, और C1A3B2 मिल गया माइनस में। तो क्या हमें वैल्यू में चेंज देखने को मिला बच्चों? हमें वैल्यू में चेंज देखने को मिला। तो आप कहेंगे कि वैल्यू में चेंज हमें देखने को नहीं मिला, दोनों सेम ही वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग डिटरमिनेंट का रो और कॉलम को कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज को एकदम दिमाग में याद रखना है, ये बहुत काम आएगा क्वेश्चन सॉल्विंग में। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है? दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि एनी ऑफ टू रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई दो रो इंटरचेंज होता है, इंटरचेंज मतलब आपस में चेंज होना, ठीक है, तो साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज बट द वैल्यू रिमेन्स सेम। यानी कि डिटरमिनेंट का जो साइन है यदि पॉजिटिव है तो वो निगेटिव हो जाएगा, यदि निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जो वैल्यू रहेगा वो सेम रहेगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिटरमिनेंट लिया ये A1B1C1 A2B2C2 एंड A3B3C3। यदि हम देखें नया डिटरमिनेंट तो ये क्या होगा, दो रो को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं A2B2C2 A1B1C1 और A3B3C3। अब इसका तो आंसर आप जानते हैं, A1B2C3 माइनस B3C2 माइनस B1 क्या हो गया, ये A2C3 माइनस A3C2 और प्लस C1 A2B3 माइनस A3B2। करेक्ट। चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। इसका वैल्यू क्या है बच्चों? A2 के साथ आया B1C3 माइनस C1B3 प्लस B2 के साथ क्या है बच्चों? B2 के साथ आया, एक मिनट, B2 के साथ यहाँ पे क्या आएगा? B2 के साथ आएगा माइनस, ठीक है। B2 के साथ क्या आया? A1C3 माइनस A3C1 और प्लस C2 के साथ क्या है बच्चों? C2 के साथ आपका आया A1B3 माइनस A3B1। करेक्ट करेक्ट। अब यदि आप देखें, चलिए अब हम आपको कुछ चीजें बताते हैं। देखिए यदि आप देखें तो यहाँ पे A1B2C3 है, इसके आगे क्या है? पॉजिटिव साइन। यदि आप यहाँ पे देखें तो A1B2C3 है, लेकिन इसके आगे कौन सा साइन है? नेगेटिव साइन, यानी कि वैल्यू नेगेटिव में चला गया। ठीक, बढ़िया। मुझे अब विश्वास नहीं है, ठीक है, चलिए और विश्वास दिलाते हैं। A1B3C2 यहाँ पे क्या है? निगेटिव साइन, यहाँ पे क्या आया? पॉजिटिव साइन, माइनस का साइन लग गया। बढ़िया। अभी भी नहीं आया, चलो और विश्वास दिलाते हैं। B1A2C3 यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस के साथ है, यहाँ पर प्लस के साथ है। क्या अब विश्वास आया? चलो यदि आ गया तो बढ़िया बात है, ठीक है, आ गया तो बढ़िया बात है। तो इससे हमको ये बात समझ आया बच्चों, इससे हमको ये बात समझ आया कि वैल्यू तो हमको सेम मिल रहा है, लेकिन बस साइन में क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है। तो यानी कि इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइनस का डेल्टा, यानी कि ये जो डिटरमिनेंट का वैल्यू था उसी का क्या हो जाएगा? निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, बस और कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला सवाल क्या है, सॉरी अगला सवाल है, अगला प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 इफ एनी टू रोज आर आइडेंटिकल। कहने का मतलब यदि कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, मतलब क्या हो जाए? सेम हो जाए, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी बहुत ही काम का है। काम का इसलिए है क्योंकि जब हम लोग डिटरमिनेंट का वैल्यू सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो वहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं? वहां पर हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? तो वहां पर हम लोग इस प्रॉपर्टी के हेल्प से सबसे पहले रोज में किसी दो एलिमेंट को 0 बनाएंगे, या फिर मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन जैसे करते थे उस प्रकार से करके। हो सकता है कि उसको करते हुए कोई एक पूरा रो ही 0 हो जाए, या फिर कोई एक पूरा कॉलम ही 0 हो जाए, भले ही आइडेंटिकल हो चाहे ना हो। ठीक, चलो देखिए समझते हैं। यहां पर यदि आप इसका वैल्यू निकालें
तो A1 B2 C1 माइनस B1 C2 प्लस होगा, नहीं होगा, माइनस होगा, A2 C1 माइनस A1 C2 और प्लस C1 A2 B1 माइनस A1 B2। ठीक, अब यदि आप देखें, चलिए देखें, A1 B2 C1 A1 B2 C1, यहां प्लस में यहां माइनस में, क्या ये पूरा टर्म खत्म? ठीक है, A1 B1 C2 A1 B1 C2, यहां पर ये माइनस में, यहां पर प्लस में, खत्म। और बच गया एक टर्म, क्या बचा? C1 B1 A2 C1 B1 A2, यहां पे माइनस में, यहां पे प्लस में, खत्म। यानी कि ओवरऑल क्या है बच्चों? 0। तो यदि इसीलिए याद रखना है, कभी भी जब दो रो आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, तो हमारा जो वैल्यू हो जाता है वो क्या हो जाता है? शून्य, 0, सन्नाटा। समझिए? चलिए अगला प्रॉपर्टी देखिए, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेम रो आर मल्टीप्लाइड बाय अ सर्टेन नंबर देन द डिटरमिनेंट बिकम मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी एक रो हम उठाते हैं, उसको हमने एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, कोई भी नंबर, किसी नंबर m से मल्टीप्लाई करवा दिया, मतलब जब नया डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमने किया तो हमने बोला कि ये ma1 है, ये ma2 है और ma3 है, फिर ये b1 है, ये b2 है, ये b3 है और ये c1 है, ये c2 है, ये c3 है। ये कर दिया हमने। अब इसका वैल्यू तो आपको पता है, इसका तो ये वैल्यू है, इसका वैल्यू यदि हम लोग निकालते हैं, देखिए क्या आ जाएगा? ma1, ठीक है, ma1 b2 c3 माइनस b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस ma2, और ma2 में क्या आया? b1 c3 माइनस b3 c1 और प्लस ma3, इसमें क्या आया? b1 c2 माइनस b2 c1, क्या यही आया? अब यदि आप गौर करें तो हर टर्म के साथ जो है m आ रहा है, तो इस m को यदि हम लोग कॉमन निकाल ले बाहर, इस m को यदि हम लोग कॉमन निकाल ले बाहर, क्योंकि ये हर टर्म के साथ है, तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं? a1 b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस m a2 लिखे, m नहीं लिखे, b1 c3 माइनस b3 c1 और माइनस के साथ प्लस आ जाएगा यहाँ a3 b1 c2 माइनस b2 c1। क्या ये ऐसा कुछ आ गया? यानी कि क्या यही वैल्यू बस m के साथ मल्टीप्लाई हो गया? ठीक है, यदि हम इसमें n से मल्टीप्लाई कर देते, इसमें यदि हम n से मल्टीप्लाई कर देते ना बच्चों, मान लीजिए कि यहाँ पे n हो जाता है, यहाँ पे n हो जाता है, यहाँ पे n हो जाता है, ठीक है, तो अब जो पूरा जो मैट्रिक्स होता है उसका मल्टीप्लीकेशन mn के साथ होता है। कैसे होता है देखिए, बताते हैं। जैसे n b2 c3 यहाँ पे बन जाता, ठीक है, और माइनस n बन जाता। क्या आप यहाँ से n को कॉमन निकाल सकते थे? निकाल सकते थे। सेम यहाँ पे यदि देखिए तो b1 और c3 है, तो यहाँ पे भी n आ जाता, यहाँ पे भी n आ जाता। क्या यहाँ से भी n निकल जाता? क्या यहाँ से भी सेम आता और n निकल जाता? समझ आ रहा है बात मेरा? समझे कि नहीं समझे? तो हर जगह से mn निकल रहा होता। तो यदि हम लोग को कहीं पे ऐसा दिया हो तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m इंटू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। क्लियर? कोई परेशानी नहीं है? चलिए a1 a2 a3 लिखा हुआ था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आंसर फिर भी सेम ही आना है, क्योंकि मैंने क्या बोला, आप रो को कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए। यहाँ पे वही तो किया है मैंने, रो को कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए, यदि आपको इस चीज में कंफ्यूजन है कि ये तो a1 a2 a3 ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, मैंने पहला ही प्रॉपर्टी क्या बताया है, चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। क्या ये चारों प्रॉपर्टी समझ आया? पहला प्रॉपर्टी क्या, रो और कॉलम का चेंज, कोई दिक्कत नहीं। यदि हम लोग दो रो को या फिर दो कॉलम को चेंज करते हैं, एक माइनस साइन इंप्लीमेंट होगा,
यदि दो रो आइडेंटिकल है तो वहां पे वैल्यू 0 आ जाएगा। और चौथा प्रॉपर्टी कि यदि हम लोग किसी एक पूरे रो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो पूरे डिटर्मिनेंट के वैल्यू में उस सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। बात समझ आया कि नहीं आया? मान लीजिए कि यहाँ n n n से मल्टीप्लाई हो रहा है तो टोटल n क्यूब इंटू पूरा डिटर्मिनेंट हो जाता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो इतना समझ आया। अब हम लोग बात करते हैं आएगी प्रॉपर्टीज पर। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सम कॉलम और रो इज द सम ऑफ टू और मोर टर्म, ठीक है, देन द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू सम ऑफ टू डेट। मतलब यहाँ पे टू टर्म लिखा है, मैं यदि बोलूँ थ्री टर्म के लिए भी ये चीज अप्लीकेबल है, थ्री टर्म के लिए भी अप्लीकेबल होगा। देखिए क्या है, कुछ ऐसा है a1 b1 c1 a2 प्लस m, तो थोड़ा सा दूरी बना के लिखें, b1 c1 a2 प्लस m b2 प्लस n और c2 प्लस k a3 b3 c3। वेरी गुड। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और प्लस a1 b1 c1 a2 b2 c2 नो 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 नो, ये जो प्लस के बाद जो था m n k और a3 b3 c3, इट इज रिटन एज दिस। ये प्रॉपर्टी ये चीज को समझाना चाह रहा है और दोनों का क्या है, वैल्यू बराबर है। अब यदि आपको चेक करना है आप क्या कर सकते हैं, आपको मैंने डिटरमिनेंट निकालना सिखा दिया है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आई मीन टू से दैट सॉल्व करिए, इसको भी सॉल्व करिए और सॉल्व करके जो है आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, बाय योर ओन सेल्फ। क्लियर? चलिए अगला प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डजंट चेंज व्हेन एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर और एक्सप्रेशन एंड इज देन एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी अदर रो। वाओ, क्या कहा इसमें, क्या कहा, कुछ समझ आया? चलिए समझाते हैं। कह ये रहा है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डजंट चेंज। अच्छा, इतना तक समझ आया कि डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा व्हेन एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर और एक्सप्रेशन, यानी कि किसी रो और किसी कॉलम को एक नंबर और एक्सप्रेशन से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एंड देन एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी अदर रो, और पहला रो में ऐड कर दिया। क्या किया मैंने यहाँ पे, यदि आप देखें तो ये कुछ ऐसा हुआ कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 और क्या हुआ a3 b3 और c3। अब मैंने कहा कि मैं इस वाले रो को ना k से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, तो ये क्या बन गया k2 kb2 kc2, और मैंने कहा कि इसको मैं पहले रो में ऐड कर रहा हूं। तो ये बात इस एक्सप्रेशन से कहने का ये कोशिश कर रहा है। तो इसने बोला कि यदि हम कुछ ऐसा करते हैं तो हमारे डेट का वैल्यू, डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। समझते हैं कैसे? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि आप गौर करें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, गौर से समझिएगा, और प्लस ka2 kb2 kc2 a2 b2 c2 a3 b3 c3। इसी इसमें से हम लोग k को यदि बाहर निकाल लें तो क्या ये दोनों रो आइडेंटिकल हो जाएंगे, यानी कि इसका जो ओवरऑल वैल्यू है वो क्या हो गया, 0। अब यदि इसका ओवरऑल वैल्यू 0 हो गया, इसका यदि ओवरऑल वैल्यू 0 हो गया तो क्या हमको इसी डेट का वैल्यू निकालना है, और क्या यही डेट हमारा पहले भी था, यानी कि डिटरमिनेंट के वैल्यू में चेंज क्यों नहीं हुआ, ये समझ आया। क्योंकि जब हम लोगों ने इसको तोड़ा तो हमको ये कुछ ऐसा दिखा, फिर जब हमने मल्टीप्लीकेशन वाला प्रॉपर्टी लगाया तो वहां से हमने k को बाहर निकाला, और जब k को बाहर निकाला तो हमको पता चला कि दो रो जो है वो क्या है, आइडेंटिकल है, यानी सेम है। और जब दो रो सेम थे तो क्या होगा, सत्यानाश, खत्म। समझ गए बात? चलो देखो, हटाओ स्वाइप। अगला प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 इफ ऑल द रो और कॉलम इज 0। ऑल द एलिमेंट
इन ए रो और कॉलम 0 ऐसा, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मैंने इस रो को देखा, बोला अरे इसका सारा एलिमेंट 0 है, ठीक है, तो यदि हम लोग इसका एक्सपेंशन करते हैं, ठीक, मतलब सॉल्व करते हैं, तो यदि हम लोग रो वाइज जाते हैं, तो मैंने इसको देखा यहाँ वाला एलिमेंट, यदि इसको सॉल्व करके कुछ भी आया लेकिन मल्टीप्लाई हो गया 0, इसको सॉल्व होकर कुछ भी आया मल्टीप्लाई हो गया 0, इसको सॉल्व होकर कुछ भी आया मल्टीप्लाई हो गया 0, ठीक। अब तुमने सोचा कि नहीं यार इधर तो 0 है, चलो ठीक है, मान लिया कि चलो ठीक है सब 0 0 हो गया, ओवरऑल 0 हो गया, 0 हो गया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में आया कि यदि मैं कॉलम वाइज चला जाऊं तो अच्छा ठीक है, चलो वैसे भी चलता है। यदि हम कॉलम वाइज जाएंगे तो पहला वाला एलिमेंट तो मानते हो कि 0 है, ठीक। अब दूसरा वाला एलिमेंट के पास जब हम लोग जाएंगे तो यानी कि ये वाला ऐसे और ऐसे, अब ये C2 के साथ जब इसको 0 तो क्या हो गया 0, और माइनस इसको 0 तो क्या हो गया 0, 0 माइनस 0 इज ओवरऑल 0, और 0 इंटू दिस A1 तो ओवरऑल क्या है बच्चों 0। समझ नहीं आया? देखो A1 का मैं एक्सपेंशन करके दिखाता हूँ। A1 और इसके साथ जो है तुम्हारा माइनस में आ जाएगा, ठीक है, वो तो ठीक है, माइनस में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में क्यों आया मैंने पहले लेक्चर में बताया तुमको, वो लेक्चर यदि नहीं देखो तो देख लेना, आई बटन पे मिल जाएगा। देखो यहाँ देखो A1 ये रो और ये कॉलम हट गया, इसका कोई लेना देना नहीं होगा। अब बचा मैट्रिक्स क्या है 0 0 और B2 C2, तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ओवरऑल रिजल्ट क्या आने वाला है माइनस का A1 इंटू 0, माइनस माइनस 0 यार, सिंपल। अगर ये 0 हो गया और 0 को A1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा 0। सेम वे A2 का भी होगा, ठीक है। तुम या तो रो वाइज चले जाओ या फिर कॉलम वाइज चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए बात? चलो आठवां प्रॉपर्टी क्या है, टू रो और कॉलम आर प्रोपोर्शनल। देखो यहाँ वाला चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी से भी इसको समझ सकते हैं, या फिर नहीं तो इसी से समझो कि यदि 2 रो और या फिर 2 कॉलम प्रोपोर्शनल है। देखो प्रोपोर्शनल है तो क्या हम लोग इसमें से के बाहर निकालें तो क्या ये दोनों आइडेंटिकल हो गया 0। समझ आया? ये सिंपल है। यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है, तो यदि ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर्टी अभी पता नहीं था, इसके लिए मैंने तुमको के बाहर निकाल के समझाया इस चीज को, कि तुम यहाँ पे समझ लो तो वैसे ही क्लियर। एक खास प्रॉपर्टी, इफ A and B are two square matrix of same order then determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B। मतलब कि तुम एक मैट्रिक्स लो A, एक मैट्रिक्स लो B, 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका प्रोडक्ट करो, कितना आएगा 12 और 24 36, 14 और 27 कितना होता है 14 और 27, 27 और 13 40 41, ठीक है। 24 और 40 64, और 28 और 45, 45 और 5 50 20 70 73 आई गेस ये आया। अब इसका तुम यदि डिटरमिनेंट निकालोगे, दिस गुने दिस माइनस दिस गुने दिस, कितना आएगा गुना करो, 36 73 को गुना करना है और 64 और 41 को गुना करना है। देखो तो ये क्या हो गया 2628, और ये क्या हो गया 2624, यानी कि कितना आ गया 4 आया वैल्यू, ठीक है 4 आया। अब यदि हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं 10 माइनस 12 कितना हो गया माइनस का 2, ठीक। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं 54 और इसका कितना हो गया 56, यानी कि ये भी माइनस का 2, तो माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो मतलब इतना मल्टीप्लाई करके हम निकाले, उससे बढ़िया क्या है कि ये छोटा छोटा निकाल दें। समझ आया बात की नहीं है? तो ये एक बढ़िया प्रॉपर्टी है जब तुमको मल्टीप्लीकेशन में तुमको डिटरमिनेंट दे रखा हो या फिर मैट्रिक्स दे रखा हो, वहां पे पूछ रहा हो तो, ठीक है। तो प्रॉपर्टी सारा समझ आया। अब हम लोग देखते हैं डिटरमिनेंट के 1-2 सवाल प्रॉपर्टी का यूज करके, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे उसमें, और बस आज का लेक्चर यही करेंगे एंड, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने में तो इजी लग रहा है, लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है।
सबसे पहला जो तरीका है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का, हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या हम लोग कर सकते हैं, हम लोग का सीधा जो मोटो है, मोटो क्या है कि हम लोग किसी भी वैल्यू को जीरो बनाए, ठीक है, दो वैल्यू को जीरो बनाए ताकि सवाल आसान हो जाए। तो बस उस मोटिव को फुलफिल करने के लिए हम लोग चलेंगे और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 1 + a1 है, अच्छा ये a1 है, ये a1 है, अच्छा ये a2 है, ये 1 + a2 है, ये a2 है, अच्छा ये a3 है, ये a3 है, ये 1 + a3 है, बढ़िया। अब यदि हम लोग थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं और हम बोलते हैं कि ये जो दूसरा रो है, ठीक है, ये दूसरा रो है और ये तीसरा रो है, तो रो 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, रो 2 में कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं रो 1 में कर रहे हैं। तो अब यदि हम लोग बोले कि हम लोग रो 1 में क्या कर रहे हैं, रो 1 में इसमें से इसको घटा के इसको जीरो बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है अब इसमें से जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बन के क्या आ जाएगा, क्या बन के आएगा, -1। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे -1 बन के आया, यहाँ पे जीरो बन के आया। तो क्या ये दो जीरो बनने के चांसेस बन रहे हैं क्या, यहाँ पे 1 बन के आया, यहाँ पे -1 बन के आया, यहाँ पे जीरो बन के आया, ठीक है, ऐसा कुछ आया। अब फिर यदि हम लोग इसको और कुछ भी कर दें, और कुछ भी कर दे तो फिर हमारा काम नहीं बनेगा, यानी कि हम ऐसे नहीं चलेंगे। चलिए और कुछ तरीका सोचिए। चलिए तो एक तरीका यदि हम लोग देखें, इसको कॉलम वाइज सॉल्व करते हैं। तो कॉलम 1 में हम लोग क्या किए कि C1 में, C1 तो किए ही, साथ में C1 + C2 भी कर दिए और साथ में ही C3 को भी जोड़ दिए, ठीक है। अब ये क्या बन गया, 1 + a1 + a2 + a3, बढ़िया, ये भी सेम बन गया। तुम गौर करो तो तुमको दिखेगा कि ये तीनों सेम बन गए, बढ़िया। और यहाँ पे बन गया a2, यहाँ पे बन गया 1 + a2, यहाँ पे बन गया a2, यहाँ पे बन गया a3, यहाँ पे बन गया a3 और यहाँ पे बन गया 1 + a3। अरे भाई बढ़िया। अब क्या, अब बताओ। अच्छा एक और तरीका से इसको सोच सकते थे, पहले ये तरीका देखते हैं, ठीक है। चलिए वो भी तरीका मैं बताता हूँ, एक और तरीका लिखा। अब यदि हम देखें तो ये तीनों सेम है, इसको क्या हम लोग एक कॉलम में बाहर ले सकते हैं, तो 1 + a1 + a2 + a3 आ गया बाहर। तो यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे बना 1 1 1 a2 1 + a2 और यहाँ पे बन गया a2, यहाँ पे बन गया a3 और 1 + a3, बढ़िया। अब बच्चों यदि तुम देखो यहाँ पे लगा लो, क्या R1 में लगा लो, R1 - R2, R2 में लगा लो, नहीं ठीक है। तो एक टाइम पे जैसे कि मैंने तुमको बताया था, एक मिनट, एक टाइम पे जैसा कि मैंने तुमको बताया था कि दो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सेम रो में। तो देखो यहाँ पे, लेकिन यदि हम लोग रो 3 में देखें तो रो 3 में हम लोग ये ऑपरेशन कर सकते हैं। रो 3 में रो 3 - रो 2 कर लो, ठीक है। चलो ये जीरो हो गया, ठीक है, 1 - 1 0, R1 - R2। फिर यहाँ पे a2 - 1 - a2, यानी कि यहाँ पे -1 आ गया और यहाँ पे जीरो हो गया, बढ़िया। यहाँ पे ही हमारा काम हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो और चीज देखते हैं, यदि हम लोग इसको देखें तो ये तो एज इट इज आ गया, ठीक है। R3 में देखो तो अब यहाँ पे जीरो आ चुका है और 1 - a2 - a2 यहाँ पे 1 आ चुका है और a3 - 1 - a3, तो यहाँ पे -1 आ चुका है, बढ़िया बात। अब तो हमारा सवाल ही सॉल्व हो गया ना। अब तुम या तो रो वाइज कर लो या फिर कॉलम वाइज, तुमको जाना इसके अकॉर्डिंग है या फिर इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो -1 और यहाँ पे -1 to the power 1 + 2 और -1 और इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ, ये हो गया जीरो और ये हो गया तुम्हारा -1, ठीक है, 1 - 1, ठीक। तो यहाँ पे जो वैल्यू तुम्हारा बना, यहाँ पे जो वैल्यू तुम्हारा बना
वो क्या बन गया बच्चों, यहाँ पर जो वैल्यू तुम्हारा बना ये -1 है, सही है, A3 -1 माइनस, नहीं सही है, नहीं सही है, ये 1 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो ये क्या बन गया, 1 बन गया। और इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके 1 बना और साथ में हमारे साथ ये भी गुना था, तो 1 × 1 + A1 + A2 + A3, तो ये क्या आ गया, यही सेम एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 A2 A3 A1 A2 A3, सही सही सही, A1 A2 A3, अच्छा इसको 1 में तोड़े हैं, फिर A1 फिर A2 फिर A3 और फिर A1 फिर A2 और फिर A3। अब यदि तुम गौर करो, ठीक है, यदि तुम गौर करो तुमको दिखेगा कि अरे यहाँ पर तो सारे के सारे ही मैट्रिक्स सेम, मतलब सॉरी सारे के सारे ही एलिमेंट हर रो में सेम, तो ये तो ओवरऑल 0 हो गया, ठीक। अब खेला तुमको बस सिर्फ इसमें करना है और ये निकालना तुम्हारे लिए आसान है, ठीक है, ये तुम इसमें नहीं भी लगाना चाहो फिर भी तुम आसानी से सॉल्व कर पाओगे। बात समझेगी नहीं, समझ गया ना? तो यहाँ पे भी तुम्हारे लिए आसान हो गया, बस तुम इसको नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो कि इसको 1 ले लो और ऐसे, नहीं तो यदि तुमको वैसे ही सॉल्व करना है तो फिर तुम इसमें से किसी 2 एलिमेंट को 0 बना लो और फिर सॉल्व कर लो। दोनों तरीका है तुम्हारे पास, तुमको जैसे सॉल्व करने का मन हो तुम वैसे सॉल्व कर सकते हो। बढ़िया। अब देखो इसको तुम लोग इस तरीके से ट्राई कर सकते हो, नहीं तो फिर ये तरीका भी है, और भी यदि तुम तरीका खोजोगे तो और भी तरीका हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई ये सिंगल तरीका है जिससे कि डिटरमिनेंट का क्वेश्चन सॉल्व होता है। डिटरमिनेंट का क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से सॉल्व करा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है B² C² BC और ये तुम गौर करो तो हमको एक चीज दिख रहा है, इसमें भी BC है, इसमें CA है, इसमें AB है हर रो में। तो क्या हम लोग पहले रो से BC निकाल लें, दूसरे रो से CA निकाल लें और तीसरे रो से AB निकाल लें, तो यहाँ पे BC बचा, यहाँ पे CA बचा, यहाँ पे AB बचा, यहाँ पे 1 1 1 बच गया। अच्छा, यहाँ पर जो है B + C है तो इसको क्या हम लोग 1/B + 1/C लिख सकते हैं। यदि ऐसा लिखेंगे तो नीचे बन गया BC और ये क्या बन गया C + B, ठीक है। अब BC BC कटा, क्लियर। सेम वे इसको हम लोग 1/C + 1/A लिख सकते हैं, सेम वे इसको हम लोग 1/A + 1/B लिख सकते हैं। बढ़िया। अब बस क्या करना है, अब तो तुम्हारे लिए आसान हो गया। तुमको क्या करना है, रो 2 को पकड़ना है, रो 2 को पकड़ो और रो 1 के एक्सपेंड रो 1 - रो 2 कर लो और रो 3 के एक्सपेंड रो 1 - रो 1 कहां से, रो 3 - रो 2 कर लो, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, B² C² A²। इसको हम लोग लिख सकते हैं BC CA, नहीं लिख सकते, रुक जाओ, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, BC - CA, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, रो 1 - रो 2 है तो ये 0 हो गया, और 1/B + 1/C - 1/C - 1/A क्या हो गया, 1/B - 1/A हो गया। बढ़िया। अब देखो यहाँ पे तो तुम्हारा CA 1 और 1/C + 1/A एज इट इज रहा। रो 3 में चेंज, रो 3 में क्या है, रो 3 - रो 2 यानी कि AB - CA, ये हो गया तुम्हारा 0 और ये हो गया तुम्हारा 1/A + 1/B - 1/C और -1/A यानी कि 1/B - 1/C हो गया। अब तुमको इसके अलोंग चलना है। अच्छा, इसके अलोंग चलना है मतलब इसका वैल्यू क्या है 2 2, तो -1 to the power 2 + 2 × 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स देखो क्या आया, मैट्रिक्स से तुम देखो तो तुम्हारा क्या आया, BC - CA और इंटू 1/B - 1/C और माइनस ये AB - CA इंटू 1/B - 1/A। अब तुम इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो कितना आएगा, चलो सॉल्व करते हैं। इधर देखो
यहाँ पे तो तुम्हारा बन गया बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, -1 टू द पावर 4 यानी कि 1 ही रह गया, और यहाँ पे 1 है तो 1 को 1 ही छोड़ो। यहाँ पे जो है तुम्हारा क्या है, बी सी माइनस सी ए है, यानी कि इसको यदि हम देखें तो यहाँ से हम लोग सी को कॉमन ले सकते हैं तो बी माइनस ए बन गया, इंटू इसको यदि सॉल्व करें तो ये सी माइनस बी बन गया और बाई बी सी बन गया, ठीक है। और माइनस यहाँ पे देखो ए बी माइनस सी ए है तो क्या हम लोग ए को कॉमन ले सकते हैं, तो ये भी बन गया बी माइनस सी, और यहाँ पे ये बन गया ए माइनस बी बाई ए बी, ठीक। ए से ए कट गया, यहाँ पे सी से सी कट गया, अब बच गया तुम्हारा बी स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ पे बच गया बी माइनस ए इंटू सी माइनस बी और बाई बी माइनस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी बाई बी। इसका एलसीएम ले लो तो क्या बन गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तुम देखो, ठीक है। तो इसको अब गुना ही करवा दिया जाएगा लास्ट में। ये क्या बना, बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए बी माइनस, देखो यहाँ पे बना तुम्हारा बी ए लेकिन माइनस के साथ, ठीक है। फिर बना तुम्हारा माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। फिर बना तुम्हारा माइनस का सी ए, और फिर बना तुम्हारा प्लस का बी सी। अब ये तुम देखो इसको, तो ये क्या बन रहा है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी, प्लस में आ जाएगा माइनस माइनस है, और माइनस बी सी बाई बी। बी सी मारा, बी स्क्वायर मारा, ए बी मारा, ए सी मारा, अरे भाई ये तो हो गया सब जीरो। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, जीरो आया। तो इस प्रकार से तुम मैट्रिक्स के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसमें हो सकता है कि तुम और कोई तरीका खोज लो, ठीक है। देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ अ डिटरमिनेंट, ठीक है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिटरमिनेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे होंगे। तब तक के लिए डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाय।